हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का ऑन नीट रैंक प्लस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वी हैव ऑलरेडी डन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और आज है हमारा सेकेंड लेक्चर एंड दिन की शुरुआत हो रही है आज पहले दिन की of 2025. So first of all, I would like to wish you all a very happy new year. So I hope आप सभी का ये नया साल बहुत अच्छा जाए and you guys are going to do wonders in this year. Wish you all the luck, all the blessings, all the wishes and I really wish कि आप जो जो चाहते हैं वो सब इस साल पूरा हो जाए। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस पहले दिन की शुरुआत बायोमोलिक्यूल्स के सेकेंड लेक्चर के साथ। फर्स्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डन। ओके सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। यस लेट्स स्टार्ट और एक बार मुझे चैट में एक्नॉलेज करते जाइए हु ऑल आर हियर। अपनी अटेंडेंस फटाफट से मार्क करते जाइए। यस हाय, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर टुडे। हाँ, काफी बच्चों के बहुत सारे प्लान्स होंगे, बहुत कुछ होगा। कोई बात नहीं, 31st भी आई गेस आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, है ना? So, so since it is finally the first day, finally the beginning of your 2025, there should be the maximum excitement। और ये excitement बेटा आप बच्चों के लिए जो मैटर करता है, प्रायोरिटी है। जैसे हम लोग अडल्ट है ना, हम लोग की लाइफ में प्रायोरिटीज कुछ अलग होती है। लाइक वी वांट टू डू गुड इन आवर करियर, वी वांट टू डू गुड इन आवर जॉब। जैसे हमारा काम है आप लोगों को पढ़ाना, तो हम चाहते हैं कि इस साल हम और ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव करें। देखो हर एक इंसान भी, आप सोचोगे कि टीचर को क्यों इम्प्रूव करना है, करना होता है यार हमको। अपनी मेथोडोलॉजीज हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं हम लोग, ताकि बच्चों को और बेटर समझ में आए और अच्छे से हम लोग जो है आपको पढ़ा पाए। तो we as adults have different things to do and you kids have just one thing to do right now। अभी आप लोगों की लाइफ में इतने बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है। हम लोगों को बहुत लोगों के बारे में सोचना होता है, ठीक है? हमको अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना है, लेकिन आप अभी छोटे हो तो आपके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर करियर। अभी तो आप बहुत बेसिक से स्टेप पे है अपनी लाइफ के। तो सोचो यार, आप मैक्सिमम अपनी एनर्जी का सही जगह इस्तेमाल कीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर गोल्स, ऑन योर प्रायोरिटीज एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट दिस ईयर। अगर आपने इस साल देखो नीट क्लियर कर लिया, ठीक है, तो सोचो, जस्ट थिंक अबाउट द लाइफ बियॉन्ड। उसके बाद कितनी अच्छी आपकी एक वेल सेटल्ड लाइफ होने वाली है। यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड करियर अहेड। यू विल बी डॉक्टर। भाई सफेद कोट में आप लोग सबके सामने आने वाले हैं। आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, एवरीबडी विल बी प्राउड ऑफ यू गाइस, है ना? तो बस वही एक चमकता हुआ गोल अपनी आंखों में लेके आगे बढ़ना है इस साल। और 2025 नीट एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एंड में नहीं है, बिल्कुल मिड में है। तो आपके पास समय ज्यादा नहीं है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट और ये पूरा टाइम अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज। और लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक थिंग्स। हमने आपको बताया था कि कैसे हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। देन हमने बात की थी कि हाउ आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ लिपिड्स, लाइक लिपिड्स के स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे। और आपके बेसिक अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर्स की हमने बात की थी। नाउ बेटा आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। किसी एक बच्चे ने मुझे बोला था कि मैम प्लीज एनसीईआरटी से पढ़ाओ लाइन बाय लाइन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। देखो यहाँ पे एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी। यू कैन ओपन योर एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी से ही है, सारी एनसीईआरटी की लाइन है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जैक्ट वर्जन दिख रहा है बोर्ड पे एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग व्हिच इज सेड इन द एनसीईआरटी। ओके, चलो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कि आपके क्या क्या आ रहे हैं, आपके अमीनो एसिड्स आते हैं, आपके शुगर्स आते हैं, ठीक है, इस तरह के आपके लिपिड्स आते हैं। ऐसे जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स
In animal tissues, one notice the presence of all such categories of compounds. इस तरह के जितने भी organic compounds, ठीक है, चाहे polysaccharides हो, चाहे lipids हो, चाहे nucleic acids हो, चाहे amino acids हो, ये सभी के सभी है ना हमारे लिविंग टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. क्या कहते हैं इनको? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं. ठीक है. नाउ देयर इज अनदर टर्म जहां पे वी कॉल सर्टेन मेटाबोलाइट्स एज सेकेंडरी. कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स भी होते हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं? हम उनको सेकेंडरी कह रहे हैं. हम सेकेंडरी कौन से हैं वो भी सुन लो एक बार. देखो सेकेंडरी में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स. सो सेकेंडरी के अंदर इनके अलावा ये जितने भी आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, इनके अलावा जो भी कुछ आपको मिलता है किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर, दैट इज ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अब ये जो भी कुछ क्या है, ये जो भी कुछ है, जैसे कि आपके बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. यू हैव अल्कलॉइड्स, you have flavonoids, you have rubber, essential oils, antibiotics, colored pigments, scents, gums, spices. बेटा हमारे लिविंग टिश्यूज में बहुत सारी ऐसे केमिकल्स, ऐसे रसायन, बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन, ऐसे ऑयल्स, जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं, दीज आर ऑल फाउंड. और ये सभी के सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. इनका एज सच कोई बहुत बेसिक फंक्शन हमको नहीं पता कि इनका रोल क्या होता है. ठीक है, हमको नहीं पता कि उन लिविंग टिश्यूज के अंदर क्या रोल है, अभी तक उतना आइडेंटिफाई नहीं हुआ है. लेकिन एक बात हमको पता है कि ये जो जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इनका हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना. ह्यूमंस के लिए ये हाईली वैल्यूएबल होते हैं. ठीक है. सो however one analyzes the plant fungal microbial cells. ठीक है, मोस्टली हमको ये प्लांट फंगल और बैक्टीरियल सेल से मिलते हैं. वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स. हमको हजारों तरह के इस तरह के कंपाउंड्स मिल जाते हैं विच आर अदर देन योर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आया सबको समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. कुछ भी मुश्किल नहीं है. बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या है मैम बता दो. अभी क्लियर है सबको? ग्रेट. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स. अब हम बात करने वाले हैं अबाउट आर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में. सो स्टूडेंट्स, बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नाम में ही देखो क्या लिखा है. बायोमॉलिक्यूल्स तो है ऑफ कोर्स. ये जितने भी मॉलिक्यूल्स लिविंग टिश्यूज में प्रेजेंट है, दीज आर ऑल बायोमॉलिक्यूल्स. बट इसमें हमारे पास कुछ मैक्रो, मैक्रो मींस बड़ा, माइक्रो मींस छोटा, मैक्रो मींस बड़ा. ठीक है, तो ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? देखो, हमारा जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था, ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था जब हमने केमिकल एनालिसिस किया था, तो उसमें ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज 4 तरह के सिर्फ हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले थे. कौन कौन से बेटा? हमको मिला था प्रोटीन, हमको मिले थे न्यूक्लिक एसिड्स, हमको मिले थे पॉलीसैकेराइड्स और हमको मिले थे लिपिड्स. ठीक है, हमको ये 3 तरह के क्या मिले थे स्टूडेंट्स? हमको ये 3 टाइप्स ऑफ ये 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले थे. प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और हमारे पॉलीसैकेराइड्स. राइट. नाउ दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स. अब देखो, इसमें केवल लिपिड्स को छोड़ दो, इसके अलावा बाकी के ये जो 3 हैं, ठीक है, बाकी के ये जो 3 है, दैट इज पॉलीसैकेराइड, दैट इज योर न्यूक्लिक एसिड्स एंड योर प्रोटीन्स. इन सब का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, that is in the range of 10,000 Dalton and above. इनका molecular weight क्या होता है बेटा? What is the molecular weight here? That is more than 10,000 Dalton. ठीक है, 10,000 Dalton से ज्यादा का इनका molecular weight होता है. तो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स होने वाले हैं जिनका molecular weight 10,000 Dalton से ज्यादा होगा, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स. किस किस को ये बात समझ में आई? किस किस को ये बात समझ में आई? अब सुनो बेटा,
मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि 4 तरह के हमारे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर हमको 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे थे, लेकिन इनमें से बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में कौन से हैं? केवल हमारा प्रोटीन। ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि हमारे जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं इसमें से कौन कौन से बायो मैक्रोमोलिक्यूल कंसिडर हुए? बायो मैक्रोमोलिक्यूल हमारे जो हैं ये है आवर प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड और क्या, और क्या है तीसरा? द न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स। क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स। कौन सा नहीं है? लिपिड्स इज नॉट अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड पाया जाता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, लेकिन ये एक एक्चुअल में बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। इसका रीजन क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जस्ट वेट फॉर इट, आई विल टेल यू नाउ। दोज विच हैव, अब देखो जिसका वेट जो है वो कैसा है, जिन जिन भी मॉलिक्यूल्स का वेट इससे लेस होने वाला है, 1000 डाल्टन से कम होने वाला है, 1000 डाल्टन से कम वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, उन सभी को हम क्या बोलने वाले हैं? दीज आर गोइंग टू बी नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इनको हम बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में 10,000 डाल्टन से ज्यादा वाले और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में 1000 डाल्टन से कम वाले मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है, ठीक है। और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स while those which are found in the acid insoluble fraction are called the macromolecules or the biomacromolecules। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो भी मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं these are all बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन अगेन एक्सेप्शन इज अ लिपिड। लिपिड हमको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा, इट इज नॉट 10,000 डाल्टन। इसका वेट 10,000 नहीं होता। इन फैक्ट यू वुड बी अमेज्ड टू नो इट इज ओनली 800 डाल्टन। 800 डाल्टन से ज्यादा वो एक्सीड करता ही नहीं है, ठीक है। लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा वो 800 डाल्टन से ज्यादा, डू नॉट एक्सीड। लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट इतना कम है, लेकिन फिर भी वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ रहा है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या रीजन होता है? अब सुनो ध्यान से। सो इट कम्स अंडर द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, दैट इज वो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आ गया है ना, क्योंकि जितने भी एसिड इनसॉल्युबल वाले फ्रैक्शन में थे वो सभी के सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, लेकिन लिपिड का साइज तो छोटा है, वो क्यों वहां आ गया? वो इसलिए आ गया बेटा, सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी से लिखा गया है, नथिंग इज आउट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो देखो, जब भी हमने केमिकल एनालिसिस कैसे किया था, याद है ना आपको? कल ही मैंने बताया था। तो केमिकल एनालिसिस हमने कैसे किया था? हमने लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया। तो बेटा जब हम इस लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, ठीक है, व्हेन वी ग्राइंड दिस लिविंग टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। तो भाई जब हम लिविंग टिश्यू को ऐसे ग्राइंड कर रहे हैं मोटर पिस्टल में, तो हमने क्या किया? हमने वहां सारे सेल्स को तोड़ दिया, है ना, हमने सारे सेल्स को ब्रेक कर दिया मार मार के ऐसे पिस्टल को। नाउ सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स, तो वहां पे बेटा उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर भर भर के लिपिड्स है, और बाकी की जो मेम्ब्रेन्स है दूसरे सेल ऑर्गेनल्स की भी जो मेम्ब्रेन्स है, उन सबको हमने वहां तोड़ दिया, है ना। हमने उस मोटर पेस्टल के अंदर हमने क्या किया? सेल को, मान लो हमने लीव्स ली थी, तो हमने बिल्कुल ऐसे उसको इतना ब्रेक कर दिया कि वहां पे सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन्स टूट चुकी है, सेल्स रप्चर हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? when it is broken down into the pieces and form vesicles which are not water soluble, और वहां पे वो लिपिड्स क्या हैं? these are not water soluble, नहीं होते ना ये वाटर soluble, पता है ना आपको? लिपिड्स, लिपिड्स के अंदर क्या है हमारे पास में? हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है। सो hence these are not water soluble। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles, ये छोटे छोटे vesicles के फॉर्म में फ्रैगमेंट हो जाती हैं। ये जितने भी membranes हैं इस तरह के vesicles यहाँ पे छोटे छोटे बना लेते हैं। एंड
gets separated along with the acid insoluble pool। और इसीलिए क्योंकि ये यहाँ पे इसने अलग से वेसाइकल बना लिया, तो इसीलिए ये एसिड इनसॉल्युबल पूल के साथ साथ चली जाती है और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बना लेती है। यानी एसिड यहाँ पे इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का मैक्रोमोलिक्यूल का पार्ट वो बन जाती है, लेकिन है नहीं मैक्रोमोलिक्यूल, है क्या, माइक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि उसका तो वेट ही इतना कम है। 1000 डाल्टन से कम का मतलब क्या होता है, it is a micromolecule, but still it is coming along the acid insoluble fraction, and hence in the macromolecular fraction lipids are not strictly macromolecules। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल है कि मैक्रोमोलिक्यूल है, तो आपने क्या बोलना है जी, दीज आर योर माइक्रोमोलिक्यूल्स। पर वही अगर आपसे पूछा जाए कि वो आते कौन से फ्रैक्शन में है, माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन के साथ जाते हैं कि मैक्रोमोलिकुलर, तो वो आते हैं हमारे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ में, दैट इज द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। अंडरस्टूड? बोलो जी, ये बात किस किस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गई है, एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिए, यस और नो। यस, आया सभी को समझ में, बोलो। ठंड हो रही है लेकिन पानी पीते रहना चाहिए, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो जल्दी। सबको क्लियर हुआ? यस। क्या क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ले रहे हो तुम लोग? हाँ, व्हाट काइंड ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर यू गाइस टेकिंग? न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ले रहे हो, बोलो जी। हाँ, किस किस के रेजोल्यूशंस होते हैं हर साल, और पूरा कौन कौन करता है? लिया ही मत करा करो, मैं तो कह रही हूँ, अगर पूरा नहीं करते ना तो मत लिया करो, ठीक है? और अगर पूरा करते हो हर साल अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस लिया करो। चलो, सो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग खत्म करने वाले हैं, और जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया है, I'll be starting with the physiology on the channel now, ठीक है? ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाली हूँ अब। ओके, एक बार आप लोग भी मुझे बताना कि डू यू वांट टू स्टार्ट विद द फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी नाउ, ठीक है? मुझे चैट बॉक्स में आफ्टर द क्लास एंड्स मुझे बताना कि डू यू वांट मी टू स्टार्ट विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी नाउ, और डू यू वांट मी टू डू दी क्लास 12th के जो हमारे लेफ्ट ओवर चैप्टर्स थे, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी देने वाले होंगे, है ना? तो अगर आप क्लास 12th के चैप्टर्स चाहते हैं तो वी कैन डू दैट ऑल्सो, एंड इफ यू वांट ह्यूमन फिजियो वी कैन डू दैट ऑल्सो। मुझे एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताना, आई रियली वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इज वाचिंग माय लेक्चर्स, क्या वो कोर ड्रॉपर है या उनमें से क्लास 12th के बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट्स भी हैं, फर्स्ट टाइम वाले नीट वाले एस्पिरेंट्स भी हैं। चलो, पॉलीसैकेराइड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉलीसैकेराइड्स। क्या होते हैं ये पॉलीसैकेराइड्स? व्हाट आर द पॉलीसैकेराइड्स? एक कॉमन सा टर्म अगर मैं बोलूं तो व्हाट इज अ कॉमन टर्म फॉर पॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड के लिए कॉमन सा टर्म क्या होने वाला है? व्हाट इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉमन टर्म फॉर पॉलीसैकेराइड? दीज आर द शुगर्स, राइट? ये क्या होते हैं? हमारे शुगर्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा जी? दीज आर योर शुगर्स। माइक को कहीं इधर ही अटका देते हैं, बिकॉज आई गेस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी ना सुनने में। ठीक है, अभी क्लियर आएगी बस। ओके, सो नाउ पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। लंबी लंबी चेन्स होती है शुगर्स की, दीज आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, एंड these are the threads, literally a cotton thread। ये बेसिकली कैसे फॉर्म में होते हैं हमारे शुगर्स? ये हमको थ्रेड के फॉर्म में, थ्रेड की फॉर्म बोले तो हमको ये फाइब्रस फॉर्म में दिखते हैं। कैसे होते हैं ये? फाइब्रस फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, एंड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड इटसेल्फ इज अ पॉलीमर ऑफ, एक खुद ये क्या है? एक पॉलीमर है
जो कि छोटी छोटी यूनिट्स यानी कि सिंगल यूनिट्स मोनोमर से बना होता है। तो इसकी मोनोमर्स कैसी होती है? मोनोमर्स आर योर मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स यानी सिंगल शुगर के यूनिट से मिलके हमारे ये पॉलीसैकेराइड्स लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स फॉर्म होती है। ओके, नाउ यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स ऑब्वियसली दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर शुगर्स, हमारी ये क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ सेल्यूलोज, जो कि क्या है? एक पॉलीमर है, एक पॉलीसैकेराइड है। तो ये किससे बना है? इट इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ शुगर। अभी देखो, जरूरी नहीं है कि पॉलीसैकेराइड सिर्फ एक ही तरह के शुगर से बना है, एक से ज्यादा टाइप के मोनोसैकेराइड से भी ये बना हो सकता है, ठीक है। ये एक टाइप के भी मोनोसैकेराइड से बना हो सकता है, एक से ज्यादा टाइप के भी मोनोसैकेराइड्स मिलके हमारा एक पॉलीसैकेराइड, एक पॉलीमर बना सकते हैं। बट अगर मैं सेल्यूलोज की बात करती हूँ तो केवल ये ग्लूकोज से बना है। सेल्यूलोज इज टोटली मेड अप ऑफ ग्लूकोज। कहाँ मिलता है हमको ये सेल्यूलोज? कहाँ पढ़ा है हमने सेल्यूलोज? वेयर इज इट प्रेजेंट? इन द सेल वॉल ऑफ योर प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट के सेल वॉल में हमको सेल्यूलोज देखने को मिलता है। सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर। तो क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही तरह का मोनोसैकेराइड है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। क्या बोलते हैं इसको? होमोपॉलीमर। क्या बोलेंगे जी? होमोपॉलीमर। होमो, होमो शब्द यूज करते हैं यानी सेम तरह का शुगर यहाँ प्रेजेंट है, हेंस इट इज अ होमोपॉलीमर, ठीक है। क्या हो गया ये? होमोपॉलीमर। Starch, whereas it is a variant of this but present as a storehouse of energy. Starch क्या है? यहाँ पे starch जो होता है that is what? It is a variant of this but present as a storehouse of energy in the plant tissues. So starch बेटा वो भी ग्लूकोज से बना होता है, लेकिन starch का रोल अलग होता है। starch क्या काम करता है? स्टार्च क्या काम करता है पता है आपको? प्लांट के अंदर इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ योर एक्सेसिव ग्लूकोज। जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सिमिलरली एनिमल्स के अंदर भी ऐसे ही जितना एक्सेस में ग्लूकोज होता है वो सारा का सारा स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन, अंडरस्टूड। तो स्टार्च क्या है? स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है, क्योंकि अब भर भर के ग्लूकोज का स्टोरेज होता है एंड ये सभी का सभी प्लांट टिश्यूज के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। वेयर एज एनिमल्स के अंदर इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। एनिमल्स में मैंने क्या बोला? आपका स्टार्च जो है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है। इन्यूलिन, इन्यूलिन क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इन्यूलिन क्या होता है बेटा? इन्यूलिन क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इन्यूलिन क्या है जी? इन्यूलिन जो होता है इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इन्यूलिन क्या है? ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, सुनो, हमारा स्टार्च, हमारा सेल्यूलोज, हमारा ग्लाइकोजन, these are all the polymer of glucose, whereas inulin is a polymer of fructose। ये कौन सी मोनोसैकेराइड से बना है? ये फ्रक्टोज से बना हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। NCERT is enough for the biomolecules chapter। उसके अलावा आपको और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। NCERT भी पढ़ लोगे वो भी बहुत है, ठीक है। चलो नाउ इन अ पॉलीसैकेराइड चेन, किसी भी पॉलीसैकेराइड चेन के अंदर से फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन की बात हो रही है, the right end is called the reducing end and the left end is called the non-reducing end। very 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 important। शुगर्स यानी हमारे जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वहां पर स्टूडेंट्स हमारा जो कौन सा जो राइट एंड होता है, द राइट एंड दैट इज ऑलवेज हैविंग व्हाट? रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। वो रिड्यूस हो सकता है, अगर वहां रिड्यूसिंग एजेंट डाला जाए तो वो एंड क्या हो जाएगा? इट विल अंडरगो द रिडक्शन रिएक्शन, राइट। वेयर एज हमारा जो लेफ्ट एंड होता है दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग एंड। वो कैसा होता है?
नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। नाउ हमारे पास जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स के अंदर ब्रांचिंग होगी, इट्स नॉट नेसेसरी। कहीं पर ब्रांचिंग हो सकती है, कहीं पर ब्रांचिंग एब्सेंट भी होती है, ठीक है। तो ब्रांचिंग इज प्रेजेंट इन सम एंड एब्सेंट इन सम। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन में, सेल्यूलोज में देयर इज नो ब्रांचिंग, बट इन ग्लाइकोजन देयर इज ब्रांचिंग, ठीक है। इन ग्लाइकोजन देयर इज ब्रांचिंग, ब्रांचिंग होती है हमारे। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, और स्टार्च में बेटा हमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, और वो भी कैसे, हेलिकल यानी कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, जैसे कि प्रोटीन में दिखते हैं हमको सेम वैसे ही, ठीक है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर्स कहाँ दिखते हैं, स्टार्च में, इस तरह के हेलिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं। बट बेटा ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, 2 डिग्री स्ट्रक्चर्स होते हैं, जस्ट लाइक योर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में भी ऐसे ही होता है, अभी मैं बात करूंगी प्रोटीन्स के बारे में भी। In fact, starch can hold I2 molecules in the helical portion. देखो, आप लोगों ने बचपन में एक रिएक्शन किया होगा कि यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन पोटैटो, है ना। पोटैटो के अंदर आप स्टार्च टेस्ट करते हैं, कैसे, आप पोटैटो को कट करते हैं, वहां पे आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं, और आयोडीन का सोल्यूशन डालते ही वो क्या हो जाता है, आयोडीन इटसेल्फ इज अ ब्राउनिश लिक्विड, येलोइश ब्राउन होता है, लेकिन जैसे ही पोटैटो में डालते तो ब्लू ब्लैक हो जाता है ना, इट गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर, एंड दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ योर स्टार्च देयर। तो वो होता कैसे है, इन्हीं हेलिसिस के बीच में बेटा, इन्हीं हेलिसिस के बीच में हमारा जो आयोडीन होता है यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है, एंड इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स। वो क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यही कॉम्प्लेक्स हमको क्या देता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, दिस कॉम्प्लेक्स गिव अस अ ब्लू ब्लैक कलर, यही कॉम्प्लेक्स हमको ब्लू ब्लैक कलर देता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज गिविंग अस अ ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स ही हमको क्या दे रहा है जी, ब्लू ब्लैक कलर देता है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, यस और नो, ओके। चलिए, नाउ द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू, स्टार्च और आयोडीन का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, ब्लू इन कलर। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स, और वेयर एज हम सेल्यूलोज के लिए इस तरह आयोडीन में उसको डिप करेंगे तो इट विल नेवर गिव अ ब्लू ब्लैक कलर, बिकॉज वहां पे इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। वहां पर इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता है। ये सारी बातें सबको समझ में आ गई अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स, यस और नो। हाँ, क्या पढ़ा हमने पॉलीसैकेराइड्स में, वी रेड दैट पॉलीसैकेराइड्स हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे मोनोमर से बने हैं, जो कि है मोनोसैकेराइड्स। एग्जांपल्स हमने देखा, सेल्यूलोज व्हिच इज अ होमोपॉलीमर, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च एक स्टोर्ड फॉर्म होता है ग्लूकोज का इन प्लांट टिश्यूज, वेयर एज ग्लाइकोजन एक स्टोर्ड फॉर्म होता है ग्लूकोज का इन एनिमल टिश्यूज। और सेल्यूलोज की बात करें तो इट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स देन हमारे पास एक इन्यूलिन भी होता है जो कि फ्रक्टोज का इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ योर मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज, ठीक है। देन स्टूडेंट्स स्टार्च में हमने क्या देखा, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जो कि हेलिसिस बनाता है। देन हमारे पास में यहाँ पे ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है कुछ कुछ शुगर्स में, बट नॉट नेसेसरली एवरी शुगर विल हैव ब्रांचिंग, सम कैन हैव सम कैन नॉट हैव, ठीक है। तो ब्रांचिंग कहीं कहीं पे दिखती है, कहीं कहीं पे एब्सेंट भी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्टार्च ने क्या दिया, हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, और इसी हेलिकल स्ट्रक्चर के बीच में जाके I2 मॉलिक्यूल्स, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स, दो आई के आयोडीन के इस तरह के दो आयोडीन होते हैं, ऐसा बॉन्ड ये बनाते हैं हेलिसिस के साथ में, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और क्या देते हैं हमको, एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं आयोडीन और किसका, स्टार्च का, जो कि ब्लू ब्लैक कलर का नजर आता है। वही अगर सेम चीज हम सेल्यूलोज के साथ करने की कोशिश करें तो सेल्यूलोज हमको इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करके देगा, ठीक है जी, अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट्स, सेल्यूलोज हमारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, एंड इवन हमारा जो पेपर होता है, कागज, कहाँ से डिराइव करते हैं हम पेपर, पेपर को हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं ना। हाँ, तो पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट के पल्प और कॉटन फाइबर्स, वो भी कैसा होता है, दैट इज ऑल्सो सेल्यूलोजिक,
है ना, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल्स सेल्यूलोज से बनी है, हेंस उनके जो इस तरह के पल्प सिलिया है, तो पल्प में बेटा उसका सारा सेल वॉल का कंपोनेंट आया ही होगा, सो हेंस वो भी कैसा होता है, सेल्यूलोजिक होता है। पता है, सबको पता ही है ना। चलो नेक्स्ट है, आप कर भी सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप पेपर लो और उसको थोड़ा सा पानी में भिगो दो, ठीक है, उसके बाद जब उसको पेपर को बाहर निकालोगे वो पूरा कैसा हो जाएगा, इट विल बी अ यू नो मेशी सा फॉर्म हो जाएगा, लिक्विड सा बना सकते हैं आप, घोल बना सकते हैं, उसमें आयोडीन डालेंगे वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है, दैट शोज इट आल्सो हैज सेल्यूलोज। बस सिंपल है, सॉरी सेल्यूलोज तो आप टेस्ट ही नहीं कर सकते, उल्टा बोल दिया मैंने। आप उसके लिए सेल्यूलोज टेस्ट करना, ठीक है, नॉट द स्टार्च टेस्ट। यस, देयर आर सेल्यूलोज टेस्ट भी होता है, लेबोरेटरी में जाके यू कैन डू द सेल्यूलोज टेस्ट एंड देन यू कैन गेट टू नो दैट देयर इज सेल्यूलोज। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर। हमारे इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं, इट्स नॉट जस्ट द होमोपॉलीमर्स, बट कुछ हेट्रोपॉलीमर्स भी होते हैं जो एक से ज्यादा पॉलीमर से बने होते, एक से ज्यादा मोनोमर से बने होते हैं, राइट, दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो शुगर्स, और इसके अलावा स्टूडेंट्स उनके अंदर अमाइनो शुगर्स यानी शुगर्स में अमीनो ग्रुप अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूटेड शुगर्स भी होते हैं वहां पे, केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स भी होते हैं, जैसे कि आपके शुगर के साथ ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल लगा दिया, है ना, आपके ग्लूकोज के साथ में अमीनो ग्रुप लगा दिया, एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन, एन एसिटाइल ग्रुप अटैच कर दिया गैलेक्टोसा अमीन के साथ में, सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर द मॉडिफाइड शुगर्स। तो शुगर जरूरी नहीं है कि दे एग्जिस्ट जस्ट एज योर पॉलीमर्स, दे आल्सो एग्जिस्ट एज हेट्रोपॉलीमर्स एंड दे आल्सो एग्जिस्ट एज योर मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ शुगर्स, जहां पे सब्स्टिट्यूटेड शुगर्स हमको दिखती हैं, शुगर्स के साथ में दूसरे हमारे ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, अमीनो ग्रुप हो गया, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप हो गया, ऐसे ग्रुप्स भी अटैच्ड होते हैं। नाउ हैव यू हर्ड अबाउट काइटिन? काइटिन भी क्या है बेटा, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ योर शुगर ओनली, ठीक है, और ये हमको कहाँ दिखता है, हैव यू हर्ड एनिमल किंगडम, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है चैप्टर, सो एनिमल किंगडम में जो हमारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, काइटिनस होता है, काइटिन से बना होता है, ठीक है, सो दैट काइटिन इज आल्सो व्हाट, दैट इज आल्सो अ पॉलीसैकेराइड, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड। सो हमारे आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन्स में भी क्या होता है, काइटिन इज प्रेजेंट, ठीक है, काइटिन इज प्रेजेंट एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, और हमारे these are what, these are a type of complex polysaccharides, ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट, नहीं लास्ट टॉपिक तो नहीं है, अभी हमारे पास प्रोटीन्स भी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट क्या आ गया, न्यूक्लिक एसिड्स, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पॉलीसैकेराइड सब कुछ क्लियर है, सेल्यूलोज समझ आ गया, ठीक है, ग्लाइकोजन समझ में आ गया, स्टार्च समझ में आ गया, राइट, देन और क्या पढ़ा है हम लोगों ने, काइटिन समझ में आ गया, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए सभी को, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड समझ में आ गए, मॉडिफाइड शुगर समझ में आ गया, ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या है, दीज आर द मॉडिफाइड शुगर्स। तो शुगर्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है, होमोपॉलीमर के फॉर्म में भी, हेट्रोपॉलीमर के फॉर्म में भी, ब्रांच फॉर्म में भी, अनब्रांच फॉर्म में भी, मॉडिफाइड फॉर्म में भी, तो ये सभी तरह के शुगर्स जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, ओके, and obviously these are what, these are the biomacromolecules। next biomacromolecule आता है न्यूक्लिक एसिड। क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड। सो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का नाम आते ही आपके दिमाग में दो चीजें आती हैं, क्या, डीएनए एंड आरएनए आता है सभी के दिमाग में, न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई यही दोनों तो न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक तो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और
राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो तरह के हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ बच्चे, ये है क्या चीज, व्हाट आर दीज, क्या काम क्या है इनका? दीज बेसिकली एक्ट एज द जेनेटिक मटीरियल, जिसमें डीएनए इज द मोस्ट फाउंड जेनेटिक मटेरियल। सबसे ज्यादा मिलने वाला जेनेटिक मटेरियल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देख लो अपने आसपास, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सभी में हमको डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल which is carrying all the information of our body in it, वो सभी डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आरएनए का क्या काम? आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन केवल वायरसेस में हमको ये जेनेटिक मटेरियल की तरह नजर आता है। इसके अलावा ये केवल हमारे एसेसरी फंक्शंस करता है, जैसे कि आरएनए विल बी हेल्पिंग एज व्हाट, एक तो ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है, ये हमारी इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करता है। ठीक है, डीएनए से लेके जाएगा और एक आरएनए बना देगा, और उस आरएनए से फर्दर प्रोटीन बनता है। हमने ये सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर पढ़ा है ना सबने। तो यस, इट इज एक्टिंग एज अ मैसेंजर। ठीक है, और मैसेंजर जब ये एक्ट करते हैं तो इसको एमआरएनए कहते हैं। देन स्टूडेंट्स, इट एक्ट्स एज एन अडेप्टर। ट्रांसलेशन के टाइम पे हमारे पास एक ऐसा आरएनए आता है जो कि एक अडेप्टर की तरह काम करता है, एक एक अमाइनो एसिड को लेके आता है पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए। तो वहां पे इट इज योर टीआरएनए, अडेप्टर की तरह काम करता है इन योर टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और कौन सा टाइप है हमारे पास ट्रांसलेशन के टाइम पे? ठीक है, ट्रांसलेशन के टाइम पे एक और आरएनए होता है, दैट इज योर राइबोसोमल आरएनए, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कैटालिटिक फंक्शन। वो वहां पे ट्रांसलेशन को कैटलाइज कर रहा है। वहां पे हमारे कोई पॉलीमरेज एंजाइम नहीं होते, वहां पे खुद राइबोजाइम है ना, उसका आरएनए जो है, राइबोसोम का आरएनए, उसको राइबोजाइम भी कहते हैं। दैट आरआरएनए इज रिस्पांसिबल फॉर द कैटालिटिक फंक्शन, सो इट इज आल्सो कैटालिटिक इन फंक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन को कैटलाइज करने में भी हेल्प करता है, दैट इज योर आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो ये हमारे मोस्टली आरएनएस के काम होते हैं। जेनेटिक मटेरियल की तरह ये प्रेजेंट है, लेकिन केवल वायरसेस में दिखता है। उसके अलावा हमको ये जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में नहीं दिखता, केवल डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई सभी को? अब आगे देखो, फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए, ये कैसे बने होते हैं? बेसिकली बायोमोलिक्यूल में हमको उसका स्ट्रक्चर ही समझना है। ठीक है, तो ये कैसे बने हुए हैं, सुनो ध्यान से स्टूडेंट्स। दीज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब मैं मान लो कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, राइट। सो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बना देगा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड बना देता है, और यही हमारा क्या बन जाएगा, और डीएनए और आरएनए, यही हमारा एक न्यूक्लिक एसिड बनेगा। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के है ना हमारे पास, एक डीएनए है और एक आरएनए है, तो इसीलिए इनके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, वेरएस हमारे आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, इट इज द राइबो न्यूक्लियोटाइड। We have deoxyribonucleotide and a ribonucleotide. Okay, so now if we talk about the structure of this nucleotide, इसमें क्या चीजें होती हैं? It consists of three components. एक न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या? इसके पास में होती है एक शुगर, चलो यहाँ लिखा है
A nucleotide has three chemically distinct components. क्या क्या है सुनो ध्यान से. इसके पास होती है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, फिर एक मोनोसैकेराइड एंड अ थर्ड इज अ फॉस्फोरिक एसिड. तीन चीजें प्रेजेंट है. क्या क्या? उसके पास एक मोनोसैकेराइड है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और एक फॉस्फोरिक एसिड है, राइट. अब मोनोसैकेराइड यहाँ पे क्या होती है? दिस इज योर राइबोज शुगर. राइबोज शुगर होगी हमारी कहाँ पे? इन योर आरएनए, वेयर एज डीऑक्सी राइबोज शुगर कहाँ होती है? इन योर डीएनए. ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे. राइबोज शुगर हमारी कहाँ होती है? आरएनए में, वेयर एज डीऑक्सी राइबोज शुगर हमारी कहाँ होती है? इन योर डीएनए. ओके, इट इज इन योर डीएनए. ऑल राइट, यस. आ जाओ, स्ट्रक्चर देखते हैं हम. सो दिस इज हाउ योर राइबोज शुगर लुक्स लाइक. ये आपकी राइबोज शुगर होती है. उसके अलावा बोला है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है जी? इट कैन बी अ प्योरीन और इट कैन बी अ पायरिमिडीन. ये क्या होता है? एक प्योरीन या फिर एक पायरिमिडीन होता है. दीज आर एक्चुअली द नाइट्रोजन बेसिस. ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेसिस होते हैं. तो यहाँ पर हमारा ये नाइट्रोजन बेसिस एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा इसके साथ में. और यहाँ पे देखो, इसकी मैं नंबरिंग करती हूँ. राइबोज शुगर जो होता है, राइबोज शुगर इज अ पेंटोज शुगर, यानी ये 5 कार्बन से बना होता है. तो इसकी नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज योर कार्बन 1, दिस इज योर कार्बन 2, दिस इज योर कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4 एंड ये होता है आपका 5th कार्बन. ठीक है, इसके साथ में जुड़ा होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप 5वें कार्बन पे अटैच्ड होता है. ठीक है, इस तरह से 5वें कार्बन पे अटैच होता है. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डीएनए और एक आरएनए में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस होता है एक डीएनए और एक आरएनए में? डीएनए के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए में बेसिकली क्या है? डीएनए के अंदर हमारे पास ये जो सेकंड कार्बन होता है, ठीक है, यहाँ पे वन ऑक्सीजन इज एब्सेंट, दोनों ही एच है. ठीक है, यहाँ HOH होगा लेकिन यहाँ पे इट इज ओनली H. यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन इज एब्सेंट. ऑक्सीजन एब्सेंट होने के कारण सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट होने के कारण ही इस वाली शुगर को हम डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं. और हेंस ये पूरा का पूरा हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है, दिस विल बी नोन एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड. ये बात समझ में आई? वही हमारा आरएनए, आरएनए की बात करते हैं तो दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर. हेंस यहाँ पे कोई डीऑक्सी नहीं होगा. इट विल बी अ कंप्लीट राइबोज शुगर एंड हेंस इट विल फॉर्म अ राइबो न्यूक्लियोटाइड. यही डिफरेंस होता है डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर के अंदर. ठीक है, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर के अंदर केवल यही एक डिफरेंस होता है. क्लियर बच्चे? यस और नो? ओके, इतनी बात क्लियर हुई है सभी को, है ना? आ जाओ आगे आते हैं. नाउ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन द न्यूक्लिक एसिड्स आर द नाइट्रोजन बेसिस नेम्ड. यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन बेसिस में होते हैं वो क्या है? एडिनाइन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमीन. ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये 5 तरह के होते हैं. ये नाइट्रोजन बेसिस बेटा 5 तरह के होते हैं. सो इनमें से जो प्योरीन्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं? प्योरीन्स हमारे कौन कौन से होते हैं जी? विच वन आर प्योरीन्स? दैट इज योर एडिनाइन एंड योर थाइमीन, सॉरी एडिनाइन एंड गुआनिन. ठीक है, और पिरामिडीन्स हमारे कौन से हैं? पिरामिडीन्स बाकी के 3 जो बच गए, दैट इज थाइमीन, यूरासिल एंड लास्टली बेटा साइटोसिन. ठीक है, इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है
है ना, मैंने आपको बहुत बार ट्रिक दी हुई है। प्योरीन्स को कैसे याद कर सकते हैं, दैट इज अमूल प्योर घी, है ना, मैंने बहुत बार बताई है आपको ये वाली ट्रिक। आप ऐसे याद कर सकते हैं, अमूल प्योर घी, ठीक है, जिसमें A इज फॉर एडिनाइन, P इज फॉर पायरिमिडीन, P इज फॉर योर प्योरीन, प्योरीन प्योर से प्योरीन, एंड G इज फॉर गुआनिन, प्योर से प्योरीन। तो प्योरीन्स हमारे पास दो हो गए, A फॉर अमूल एंड A फॉर एडिनाइन, घी से हो गया गुआनिन। तो ये दो प्योरीन्स हैं, इसके अलावा बाकी के तीन हमारे क्या हैं, पायरिमिडीन्स होते हैं। इसके अलावा बाकी के तीन क्या है, पायरिमिडीन्स होते हैं, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द थ्री आर योर पायरिमिडीन्स, क्लियर, यस, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक और चीज ध्यान से सुनना यहाँ पे, क्या डीएनए और आरएनए में ये सारी तरह के प्योरीन्स और पिरिमिडीन्स पाए जाते हैं, द आंसर इज नो, देयर इज अ डिफरेंस हियर इन अ डीएनए मॉलिक्यूल एंड एन आरएनए मॉलिक्यूल। प्योरीन तो दोनों में डीएनए आरएनए में बराबर मिलेंगे, लेकिन पायरिमिडीन्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे डीएनए में हमको मिलता है क्या, डीएनए में हमको मिलता है थायमीन और साइटोसिन, ठीक है, वहां पे यूरासिल इज एब्सेंट। वेयर एज आरएनए की अगर बात करते हैं तो आरएनए में हमको यूरासिल और साइटोसिन मिलता है, वहां पर थायमीन क्या होता है, एब्सेंट, वहां पर थायमीन एब्सेंट होता है, ठीक है। दिस इज अगेन अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर डीएनए एंड एन आरएनए का मॉलिक्यूल, अंडरस्टूड, yes or no? नेक्स्ट, एडिनाइन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्योरीन्स, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, ये प्योरीन्स होते हैं, बाकी के हमारे पायरिमिडीन्स होते हैं। बेटा एक बार मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में एक्नॉलेज करके बता दो कि यहाँ पे मैंने जो भी कुछ बताया है क्या आपको अच्छे से समझ में आया है, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी बच्चे को, यस, anybody having any confusion till here, anybody having any confusion till here, किसी को कोई भी confusion यहाँ पर, yes or no, anybody having any confusion, no, done है, चलो great, आगे बढ़ते हैं, yes, next, the skeletal heterocyclic ring, जो स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज प्योरीन एंड पायरिमिडीन रिस्पेक्टिवली। हमारी जो रिंग्स यहाँ पे होती है उन्हीं को हम प्योरीन्स और पायरिमिडीन्स बोलते हैं। आई शो यू, दीज आर द रिंग्स हियर, देखो एक बारी, प्योरीन्स में हमको क्या दिखता है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ध्यान से देखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्योरीन एंड अ पायरिमिडीन। प्योरीन में हमको क्या दिखने वाला है बच्चे, प्योरीन में हमको इस तरह से दो रिंग्स नजर आती हैं। प्योरीन के अंदर क्या होती है, टू साइक्लिक रिंग्स होती हैं, क्या होती है, दो रिंग्स देखने को मिलती है। प्योरीन में हमको दो रिंग्स देखने को मिलती है, वेयर एज अगर मैं बात करती हूँ पायरिमिडीन की, तो पायरिमिडीन में मुझे क्या दिखता है, आई कैन ओनली सी अ सिंगल रिंग है, यहाँ पे एक सिंगल रिंग मेरे सामने होती है, क्या होती है, एक सिंगल रिंग मेरे सामने यहाँ पे होती है, देयर इज ओनली अ सिंगल रिंग, ओके, यस, यस और नो, डन। नेक्स्ट है हमारे पास में वी हैव दिस अडीनोसिन मॉलिक्यूल। अडीनोसिन क्या दिखाया गया है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले एक और मॉलिक्यूल दिखता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द मॉलिक्यूल्स। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ध्यान से सुनना। जो न्यूक्लियोसाइड होता है बेटा, इसके अंदर आप देखो क्या चीज एब्सेंट नजर आ रही है, राइबोज शुगर हमारे पास है, बिल्कुल है ना, हमारे पास नाइट्रोजन बेस भी है,
लेकिन क्या चीज एब्सेंट है यहाँ पे? फॉस्फेट ग्रुप नहीं है हमारे पास, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। तो समझिए बेटा, न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होने वाला है? देयर विल बी ओनली द राइबोज शुगर, केवल हमारे पास शुगर होगी, और साथ में होने वाला है एक नाइट्रोजन बेस। क्या होगा? एक नाइट्रोजन बेस। देयर विल बी अ नाइट्रोजन बेस। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप इज एब्सेंट हियर। वेयर एज न्यूक्लियोटाइड में क्या है? न्यूक्लियोटाइड में क्या है? न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? हमारे पास राइबोज शुगर भी होगी, हमारे पास नाइट्रोजन बेस भी होगा, और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ न्यूक्लियोटाइड इज बेसिकली योर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप? क्या ये बात सही है? क्या मैं कह सकती हूँ कि न्यूक्लियोसाइड इज अ nucleotide is what? Nucleotide is a nucleoside plus a phosphate group. Can I say this? Yes or no? Yes, absolutely. Okay, understood. डिफरेंस समझ में आ गया सभी को? चलो अभी देखो नाउ एडिनोसिन क्या है? यहाँ पर एडिनाइन, नाइट्रोजन बेस क्या है? एडिनाइन है, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो क्या बोलूंगी? एडिनोसिन। और जब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लिक एसिड, तो इट बिकम्स अ एडिनाइलिक एसिड। सिमिलरली बाकी के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, यूरिडिन, ठीक है, यूरिडिन, दैट इज आल्सो व्हाट? दैट इज आल्सो अ न्यूक्लियोसाइड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस और नो? यस। चलिए, ये बेटा आपकी शुगर्स दिखाई गई है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ शुगर के बारे में, ठीक है। ये आपकी क्या बताई गई है? शुगर्स हैं यहाँ पे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिखाया गया है, ये आपका राइबोज मॉलिक्यूल दिखाया गया है, ठीक है। तो राइबोज आपने देखा है, राइबोज में पेंटोस 5 कार्बन शुगर होता है, एंड मैंने आपको नंबरिंग बताई थी, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये वाला कार्बन बेटा ये 5वां कार्बन होता है, ठीक है। दिस इज द 5th कार्बन, राइट। फर्स्ट कार्बन से हमारा नाइट्रोजन बेस अटैच होता है इन द न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, एंड 5th कार्बन से हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, और सेकंड कार्बन पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये हमारी राइबोज शुगर बना रहा है, और वही अगर मैं इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। ओके, चलिए आ जाओ, इसको देखते हैं। The skeletal heterocyclic ring is called the purine and pyrimidine respectively. तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस अटैच्ड होते हैं, ये कैसी है? स्केलेटल, हमारी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, ठीक है। वो प्योरीन भी हो सकती है, पायरिमिडीन भी हो सकती है। प्योरीन होगी तो 2 रिंग्स होंगी उसके पास, पायरिमिडीन होंगी तो एक सिंगल रिंग होगी। Sugar found in polynucleotide is either ribose और अ टू deoxyribose, ठीक है। तो शुगर कौन सी होती है? या तो राइबोज होगी, या फिर अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो डीऑक्सीराइबोज होगी। और न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज को हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, वेयर एज जहां पे राइबोज शुगर होगी तो उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। ये सारी बात मैं आपको ऑलरेडी पिछली स्लाइड में बता चुकी हूँ, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट स्लाइड में बता चुकी हूँ। अंडरस्टूड? यस, बोलो भाई, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है सब कुछ? यस और नो? क्लियर हो रहा है सारी चीजें? चलो ग्रेट। देखो जी, आगे आ जाते हैं। मजा आना चाहिए बस पढ़ाई में, ठीक है। पढ़ाई को बोझ ना समझ के, अगर मजा उसमें आपको मिल जाता है पढ़ाई में, तो भाई फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता पढ़ने से भी, और उसमें आगे अपनी जिंदगी बनाने में भी, ठीक है। अगर पढ़ाई को बोझ समझ लिया ना यार, पढ़ाई को अगर बोझ समझ के बैठ गए तो कुछ नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना अपनी पढ़ाई से, देखो आपने ये नोटिस किया होगा, जो लोग जिंदगी में कर तो कुछ भी लोगे, देखो कोई खाली नहीं बैठने वाला। आज की दुनिया में हमारे पास इतना माध्यम है, इतना तरीका है,
अर्निंग के इतने सोर्सेज हैं, ठीक है, मेकअप कर लो लड़कियां, मेकअप कर लो जाके, ठीक है, उसमें पैसे कमा रहे हो, एक मेकअप के 5-5 10-10 हजार तो नॉर्मल बता रही हूँ। मुझे याद है मैंने कराया था पारुल गर्ल्स से, आई पेड 50,000। सच अ फुलिश आई एम भाई। बहुत होता है 50,000, ठीक है, मेकअप का ले जाते हैं वो लोग। हाँ, देन यू कैन बिकम अ यूट्यूबर, यू कैन डू एनीथिंग यार। आजकल तो बाल काटने वाले फेमस हो रखे हैं, ठीक है। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबडी, हाँ, इसका कोई वो मत बना देना बाद में कि मैम ने ऐसा ऐसा बोला। आई एम सेइंग कि देखो, अगर आप नहीं भी पढ़ते, मान लो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कमा तो लोगे, यू कैन। बट मेरे को ऐसा लगता है यार कि जिंदगी में सिर्फ खूबसूरती पे ध्यान देना, ठीक है, लोग इंस्टाग्राम पे पेजेस बना रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, एक तो फैशन, इतना फास्ट फॉरवर्ड फैशन आजकल हो चुका है। नोबडी वांट्स टू रिपीट देयर ड्रेसेस, स्पेशली गर्ल्स। लड़कों का तो आई कांट से एनीथिंग, बट गर्ल्स कैन नॉट रिपीट देयर क्लोथ्स, इंक्लूडिंग मी। मैं भी ऐसी हो गई हूँ, क्या करें, है ना। मैं तो खैर स्टार्टिंग से ऐसे थी, आई विल ब्लेम माई पेरेंट्स फॉर दैट, दे स्पॉइल्ड मी अ लॉट, एंड नाउ स्टिल आई एम लाइक दिस। एंड मुझे लगता है सारी जनता ही ऐसी है, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बना दिया गया। शादी एक बहुत ऐसी इंडस्ट्री है, इतना इकोनॉमिक है भाई। हाँ, तो एवरी फूड फूड इंडस्ट्री, सो मच इकोनॉमी इन दिस। पाव भाजी बेच लो आप लोग, वड़ा पाव बेच लो, वड़ा पाव गर्ल, शी इज हैविंग हर ओन lavish cars, okay, luxurious cars। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि everybody is earning and everybody can earn, and in fact I would say they might be earning more than us, but what about our respect in the society? What about our purpose in the life? Are we here only to sell vada pavs, huh? Or we are here to become the second god? एक जो दर्जा होता है यार डॉक्टर का, कि भाई आप दूसरे डॉक्टर हो, हाँ, आप दूसरे भगवान हो। डॉक्टर्स क्या है, दूसरे भगवान माना जाता है। आप किसी की जिंदगी को बचा रहे हो। महामारी जब आई थी तब वड़ा पाव काम नहीं आया था, सब बंद हो गया था, ठीक है, तब मोमोज नहीं बिक रहे थे, तब डॉक्टर्स थे फ्रंट लाइन पे, ठीक है। वी दीज डॉक्टर्स वर एक्टिंग एज द वॉरियर्स। हम्म। तो सोचो यार, पर्पस समझो अपनी जिंदगी का। ये सब चकाचौंध, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मुझे कहीं कहीं डमनेस भी नजर आती है इन सब चीजों में। हाउ डम आवर सोसाइटी इज गेटिंग नाउ। इंस्टेड ऑफ चूजिंग फॉर द नोबल प्रोफेशंस, दे थिंक बिकमिंग, डूइंग, सेलिंग चाय इज मोर नोबल। हाँ, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे, क्या करें, बच्चों की भी गलती नहीं है। इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोग, हो रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स। सारी दुनिया तो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रही है। हाँ, अपने घर की व्लॉगिंग करके दिखाते हैं लोग, उसमें कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। किसी दूसरे के घर में क्या चल रहा है, एक एक घंटा रोज बैठ के व्लॉग्स देखते हैं दूसरों के। मम्मी ने आज मुझे चप्पल मार दी, और आज मैं खाना खाने जा रही हूँ, आइए लेट्स गेट रेडी, लेट्स गेट रेडी विद मी। भाई तू तैयार हो रही है तो हम क्या करें इसमें। पर लोग देख रहे हैं। तो चलो यार, जिंदगी पता नहीं कौन से मोड़ पे जा रही है, बट देखो, अगर आप अभी भी समझदार हैं और आप अपने लिए एक नोबल प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, यू आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, a scientist, and a lot of different things are happening जो कि एक अच्छे पर्पस के लिए भी है, ठीक है। तो देन यू आर गोइंग ऑन अ ग्रेट पाथ, ठीक है। तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच इन्फ्लुएंसर्स। जो आप कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, आगे जाके आपको ये चीज समझ में आएगी जब कुछ सालों के बाद ये सब लोग बैठ जाने हैं ठप्पो के, और तब आप ही की लोगों की इसी प्रोफेशन की दोबारा से वाहवाही होगी। बहुत जल्दी वो टाइम वापस आएगा, ठीक है। सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच इन्फ्लुएंसर्स। करना है तो कर लो, आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, ठीक है। अगर आपका मन करता है, इफ यू आर गुड इन समथिंग, इफ यू लाइक कुकिंग, देन गो फॉर इट, इट्स ओके। बट इफ यू आर जस्ट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी एल्स कि भाई वो देखो इतना पैसा कमा रहा है, उसकी लाइफ इतनी बढ़िया है, वो सब मत करना। आप अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जियो, आपको क्या करना है, ठीक है। आपको चाय बेचने में अच्छा लग रहा है, बेचो जाके, आई विल नॉट से नो, ठीक है। चलो आ जाओ, बड़ा ज्ञान हो गया आज। आते हैं प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सो प्रोटीन्स, ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। नाउ अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा था। तो प्रोटीन जो होता है बेटा, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। क्या है, अमाइनो एसिड का एक पॉलीमर है।
नाउ प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस, प्रोटीन्स बड़े सारे फंक्शंस बेटा हमारी लिविंग बॉडी में कैरी आउट करता है। प्रोटीन्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स, है ना, ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस ऑल द सेल मेम्ब्रेन्स, ट्रांसपोर्टेशन में उसका काम है, इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ता है, यानी कि वो एंटीबॉडीज की तरह काम करता है। एंटीबॉडीज भी क्या है, दीज आर ऑल प्रोटीनेशियस, immunoglobulins ही तो होते हैं ना। Then we have hormones, these are mostly proteinaceous in nature, and we also have certain enzymes, certain क्या, बहुत सारे enzymes हैं। हर metabolic reactivity, हर metabolic reaction के लिए we have a lot of enzymes। तो proteins तो बेटा हमारी body में पूरा का पूरा metabolic जो activities चल रहे हैं वो सभी इन्हीं proteins के दम पर body में चलती है। तो proteins का बहुत important role है। और वाओ, कितनी दूर जाके गिरा है मेरा पेन। तो बेटा ये प्रोटीन्स जो है ये किससे बने हुए हैं? यस, ये प्रोटीन्स किससे बने हुए हैं? ये प्रोटीन्स बने हुए हैं अमाइनो एसिड से, ठीक है, अमाइनो एसिड से। नाउ कोलेजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आया हुआ है नीट में, पीवाईक्यू है इस पे, ठीक है, दोनों पर ही पीवाईक्यू है। दैट कोलेजन क्या है? कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है कहाँ पे? एनिमल वर्ल्ड के अंदर। एनिमल वर्ल्ड में द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हमारा कौन सा है? कोलेजन। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। एंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, जिसको हम रूबिस्को भी कहते हैं, इसको हम रूबिस्को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबिस्को भी कहते हैं बेटा। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ योर एंटायर अर्थ। पूरे अर्थ का, पूरे बायोस्फीयर का, पूरी धरती का सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन हमारा रूबिस्को एंजाइम होता है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, ओ विल बी कैपिटल, ठीक है। वेराज कोलेजन हमारे कंप्लीट एनिमल वर्ल्ड का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से इस पे सवाल पीवाईक्यू आया हुआ है, GLUT4 पे पीवाईक्यू आया हुआ है, ठीक है। तो ये टेबल एक बार जरूर पढ़ लेना अच्छे से, ओके। चलो, तो क्या कहता है सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारा जो कोलेजन है, कोलेजन का फंक्शन क्या है? ये हमारे इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म करता है, ठीक है। ये क्या है? हमारे इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म करता है। देन ट्रिप्सिन की बात करें तो ये क्या है? एक एंजाइम होता है। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन। नाउ इंसुलिन अगेन, ये भी हार्मोन, हार्मोन्स तो सारे ही आ जाएंगे, ठीक है, हार्मोन्स आ जाएंगे, एंजाइम्स आ जाएंगे आपके। देन एंटीबॉडी, अभी बोले ना डिफेंसिव फंक्शन में कौन है? हमारे एंटीबॉडीज, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट्स, दीज आर द पार्ट ऑफ योर डिफेंसिव सिस्टम, दैट इज द इम्यून सिस्टम का पार्ट है बेटा ये। देन रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स भी फॉर्म करते हैं बेटा, ठीक है। जब भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं तो हमारे जितने भी रिसेप्टर होते हैं वही बायोकेमिकल रिएक्शन को फर्दर आगे जाके उसको बेसिकली स्टार्ट करने में ही ये रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है। ये रिसेप्टर बेटा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं या न्यूक्लियस के अंदर जाके भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है हमारे कौन सी तरह का वहां पे जो है फर्दर रिएक्शन चल रही है, एंड इसलिए हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। ये हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दो पाथवेज होते हैं आपके। इसके अलावा हमारे पास सेंसरी रिसेप्शन है, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा, इन सभी के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ऑल प्रोटीनेशियस। GLUT4 क्या है? GLUT4 एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज को हेल्प करता है, इट इनेबल्स द ग्लूकोज टू एंटर इनसाइड द सेल, ठीक है। GLUT4 एक ऐसा प्रोटीन होता है जो ग्लूकोज की एंट्री कराता है हमारे कहाँ पे? सेल के अंदर, ठीक है, हमारे सेल के अंदर, ओके। चलो डन, ये पढ़ लेना बेटा टेबल, बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है।
नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। अब हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल्दो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यहाँ से 3-4 तरह के सवाल बनते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से आपको कभी कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड में कुछ आ जाए तो कह नहीं सकती। तो देखो इसमें क्या है, पहली बात तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपली ये बताता है कि आपके इस तरह के बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बना देते हैं, एक प्रोटीन बना देते हैं, एक आपके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड या फिर एक प्रोटीन। ठीक है, तो हमारा जो एक प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसा होता है। कैसा होता है, इट इज सिंपली द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आता है। कैसे, एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आता है। ठीक है, एक सीधी सीधी लाइन की तरह हमको ये नजर आने वाला है। Now, that is the positional information in a protein, which is the first amino acid, which is the second, and so on. This is known as the primary structure. तो यहाँ पे ये हमारा पहला अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एंड सो ऑन, ये क्या बन जाएगा हमारा एक पॉलीपेप्टाइड। और कैसे बनता है, हमने ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, पढ़ा है ना सबने, यस, क्लास 12 सबने पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस। हाँ, The first amino acid is also known as N-terminal amino acid, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। देखो हमारे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद है आपको, इस तरफ हमारा अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, ये कार्बन है, अल्फा कार्बन, यहाँ हमारा H हो गया, यहाँ हमारा R ग्रुप हो गया, इधर COH। ठीक है, तो जो पहला वाला अमीनो एसिड होगा बेटा, इसका NH2 ग्रुप खाली होगा, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इस वाले एंड को हम बोलते हैं एन टर्मिनल। क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल। वेयरएज यहाँ पे क्या होने वाला है, COH ग्रुप होगा, यहाँ क्या होगा, COH ग्रुप, इसीलिए इसको हम सी टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, सिंपल है। फर्स्ट वाले अमाइनो एसिड को हम एन टर्मिनल बोलते हैं, वेयर एज लास्ट वाले अमाइनो एसिड पे COH ग्रुप खाली होगा, तो हम उसको सी टर्मिनल बोलेंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया हमारा अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है जी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे जो ये सिंगल स्ट्रेट लाइंस थी, अब ये क्या होने लगती है, कॉइल होने लगती है। नाउ दो तरीके होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के, या तो वो क्या हो जाए इस तरह से हेलिकली कॉइल हो जाए, ठीक है, या इस तरह की क्या बना देते हैं बेटा, प्लेट्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इस तरह की प्लेट्स बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेयर एज ये क्या होती हैं, बीटा प्लीट्स, बीटा प्लीट्स या प्लेट्स कुछ भी कह सकते हैं, बीटा प्लीट्स बोलते हैं वैसे इनको। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बीटा प्लीट्स, राइट। So the thread is folded in the form of a helix, तो ये अल्फा हेलिक्स बना देंगे, और शीट्स के फॉर्म में, बीटा प्लीट्स के फॉर्म में भी ये फॉर्म हो जाती हैं। ये आपके दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड बेटा प्रोटीन्स के अंदर हमारे जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेलिसेस होते हैं जो बेटा, these are always right handed फैशन में प्रेजेंट होंगे, always present in the right handed fashion। ठीक है, हमेशा कैसे होंगे, right handed fashion में प्रेजेंट होने वाले हैं। कैसे होंगे, हमेशा right handed fashion में प्रेजेंट होने वाले हैं। क्लियर, यस, यस बेटा, डन, ओके, ऑल राइट। The long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball। अब आ गया टर्शरी स्ट्रक्चर। अब यही स्ट्रक्चर्स और आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कॉइल होते रहते हो, कैसे, हॉलो ऊन का गोला, वुलन बॉल, ऊन का गोला, हॉलो वुलन बॉल के जैसे ये फॉर्म होने लगते हैं, एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर्स। और क्या बना देते हैं बेटा जी, टर्शरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देते हैं।
दिस गिव्स अस अ 3D व्यू ऑफ अ प्रोटीन। हमको ऐसा प्रोटीन कैसा नजर आता है, 3 डायमेंशनल प्रोटीन नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर हम घुमा देंगे तो ये 3D फॉर्म में हमको नजर आएगा। ठीक है, पूरा ऐसे कॉइल हो जाता है एक स्फेयर के फॉर्म में। समझ गए? यस, आया सबको समझ? हाँ, सबको क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल है यार, आई थिंक आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अच्छा देखो, टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये फंक्शनल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दीज आर फंक्शनल। ये आपके फंक्शन करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे ये क्या है? फंक्शनल है। समझ गए? अगर सवाल आए कि इनमें से फंक्शनल कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो टर्शरी इज फंक्शनल। ओके, टर्शरी इज फंक्शनल, क्वाटरनरी भी फंक्शनल है, लेकिन टर्शरी, कुछ प्रोटीन्स हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर पे ही फंक्शनल हो जाते हैं। नाउ सम प्रोटीन्स, उनको अभी भी चुन ले, तो वहां पे क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोटीन्स एक साथ मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाता है, तब जाके वो फंक्शनल होता है। ठीक है, तब जाके वो फंक्शनल होता है, और एक स्पेशल अरेंजमेंट में वो अपने आप को अरेंज करते हैं एंड इस एक बनाते हैं क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। क्या बोला मैंने? एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड मिलके हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक साथ असेंबल होते हैं। The manner in which these individuals folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other, एक लीनियर स्ट्रिंग्स के फॉर्म में, स्फेयर के अराउंड लीनियर स्ट्रिंग्स फॉर्म हो गई। तो ये जो भी तरीका होता है, ये जो आर्किटेक्चर होता है प्रोटीन का, इसी को हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जिस तरीके से वो सारे प्रोटीन्स एक साथ असेंबल होके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कई सारे आपके, कई सारे आपके क्या कर रहे हैं यहाँ पे, a lot of structures are, a lot of polypeptides are coming together and forming a quaternary structure. For example, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास में बीच में यहाँ आयरन, आयरन होता है सेंटर में, और इसके साथ में हमारे पास चार, चार हमारी क्या होते हैं यहाँ पे, वी हैव पॉलीपेप्टाइड चेन्स। दो अल्फा चेन होती है और दो बीटा की चेन होती है। ठीक है, दो अल्फा की चेन होती है, दो बीटा की चेन होती है, राइट। Adult human hemoglobin consists of 4 subunits, 2 alpha and 2 beta chains. 2 out of these are identical to each other. Hence 2 subunits of alpha and 2 subunits of beta type. ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है बहुत बार। बस इतना याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसके अंदर 2 आइडेंटिकल है, दो 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 पेयर आइडेंटिकल होते हैं, 2 अल्फा की होती है, 2 बीटा की होती है। ठीक है, यही हमारा क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नाउ यू कैन फाइनली हैव अ लुक, हाउ डज इट लुक्स लाइक। देखो, हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा नजर आ रहा है, सिंपली अमाइनो एसिड की चेन, ये हो गया क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर 1 डिग्री। ठीक है, एक पूरी चेन। फिर हेलिसेस बन गए इस तरह से, हेलिसेस भी बन सकती है, प्लीट्स भी बन सकते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो कैसे ये हेलिक्स के फॉर्म में आ गया। अब ये हेलिसेस इस तरह से और फर्दर कॉइल हो गए, क्या बना दिया, टर्शरी स्ट्रक्चर, और एक ऊन के गोले जैसा ये बन जाता है। क्या बन गया, ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर। अब देखो, अब कई सारी पॉलीपेप्टाइड एक साथ मिलके एक पूरा ग्रुप बना लेती है ना। कई सारी पॉलीपेप्टाइड मिल गई यहाँ पे, आप देख सकते हैं 2 अल्फा चेन्स है, 2 बीटा की चेन्स मिलके हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल यहाँ दिखाया हुआ है। तो जब कई सारी पॉलीपेप्टाइड मिलके अरेंज होके एक सिंगल स्ट्रक्चर बना रही है प्रोटीन का, दैट इज अ 4 डिग्री स्ट्रक्चर, दैट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, दैट फॉर्म्स अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ऑलराइट, मजा आया, सबको समझ में आया? हाँ, सो न्यू ईयर का फर्स्ट डे कैसा रहा, अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंजॉयड द क्लास? ओके, तो इसी तरह से आगे की क्लासेस भी अटेंड करनी है, टाइमली स्टडी करनी है, अच्छी अच्छी बातें सोचो, अच्छी अच्छी विशेस करो और उनको पूरा करो, एंड विश यू ग्रेट लक फॉर दिस ईयर। थैंक यू सो मच एंड अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर।